क्लास में हमेशा टॉप करने वाला वह स्टूडेंट, खुद को हर बात का मास्टर समझने वाला वह एक्सपर्ट, या फिर सबसे ज्यादा आईक्यू वाला वह ब्रिलियंट लीडर। हम इन्हें देखकर अक्सर मान लेते हैं कि ये लोग गलती कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि कई बार यही सबसे स्मार्ट दिखने वाले लोग जिंदगी के सबसे अहम टेस्ट में सबसे बुरी तरह हार जाते हैं। जैसे एक शानदार डॉक्टर जो अपनी ही हेल्थ को इग्नोर कर देता है, एक जीनियस इन्वेस्टर जो पूरा पैसा गलत फैसलों में गंवा देता है, या एक अवार्ड विनिंग साइंटिस्ट जो एक छोटे से स्कैम में फंस जाता है। सवाल यह है कि ऐसा आखिर क्यों होता है। डेविड रॉबसन की लंबी रिसर्च बताती है कि कई बार इंसान की इंटेलिजेंस उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ नहीं बल्कि सबसे खतरनाक ट्रैप बन जाती है। इसे ही इंटेलिजेंस ट्रैप कहा जाता है, जहां हाई आईक्यू और गहरी एक्सपर्ट नॉलेज बेहतर डिसीजन लेने की जगह इंसान को और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाकर बड़ी और बेवकूफी भरी गलतियों की तरफ धकेल देती है। यानी वही दिमाग जो हमें ताकत देता है वही हमारे खिलाफ हथियार बन जाता है। सोचिए, एक सीनियर और बेहद रिस्पेक्टेड जज को जिसे कानून का जबरदस्त नॉलेज है, लेकिन उसी नॉलेज की वजह से वह इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि डीएनए जैसे नए साइंटिफिक एविडेंस को समझने या मानने से इनकार कर देता है। उसकी एक्सपर्टीज उसे सच्चाई देखने से ब्लाइंड कर देती है और वह अपनी ही समझ के जाल में फंस जाता है। यह किताब यह नहीं कहती कि इंटेलिजेंट होना गलत है, बल्कि यह बताती है कि सिर्फ इंटेलिजेंस काफी नहीं होती। आईक्यू कभी भी यह गारंटी नहीं देता कि आप रैशनल और लॉजिकल डिसीजन लेंगे, क्योंकि ज्यादातर समय हमारा ब्रिलियंट माइंड सच्चाई ढूंढने में नहीं बल्कि पहले से बनी हुई अपनी बिलीफ को सही साबित करने में एनर्जी खर्च करता है। इसी को मोटिवेटेड रीजनिंग कहा जाता है, जहां हमारा दिमाग साइंटिस्ट की तरह ओपन माइंड होकर एविडेंस नहीं देखता बल्कि एक लॉयर की तरह पहले ही फैसला कर लेता है और फिर उसी को सपोर्ट करने वाले तर्क ढूंढता है। जैसे कोई व्यक्ति जो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, अखबार पढ़ते वक्त उसका दिमाग अपनी पार्टी की तारीफ वाली खबरों को तुरंत पकड़ लेता है और उन्हें सही ठहराने के लिए ढेर सारे लॉजिक बना लेता है, जबकि विरोधी पार्टी की आलोचना वाली खबरों को वह आसानी से प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज कहकर साइड में डाल देता है। यहां इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सच जानने के लिए नहीं बल्कि अपनी सोच को बचाने के लिए हो रहा होता है, और यही इंटेलिजेंस ट्रैप है। क्योंकि जहां एक कम स्मार्ट इंसान किसी गलत धारणा को बचाने के लिए 2-4 कमजोर तर्क ही बना पाता है, वहीं एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान उसी गलत धारणा के पक्ष में 20 मजबूत और कन्विंसिंग तर्क खड़े कर देता है। नतीजा यह होता है कि उसकी समझ उसे सच के और करीब ले जाने की बजाय उससे और ज्यादा दूर कर देती है। चैप्टर 3 में डेविड रॉबसन एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं। डिसरेशनेलिया यानी आईक्यू और असली समझदारी के बीच का गैप। दशकों तक हमने यह मान लिया कि इंटेलिजेंस कोटिएंट इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी पावर है, लेकिन अब साफ हो रहा है कि हाई आईक्यू न तो अच्छी लाइफ की गारंटी देता है और न ही सही डिसीजन की। बहुत से हाई आईक्यू वाले लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद इरैशनल फैसले लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट की स्टैनोविच ने इसी हालत को डिसरेशनेलिया नाम दिया, जहां इंसान का आईक्यू तो बहुत ऊंचा होता है लेकिन रैशनल थिंकिंग यानी समझदारी से सोचने की क्षमता कमजोर होती है। वह हार्ड मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है लेकिन अपनी डेली लाइफ के सिंपल बाइसेस नहीं पहचान पाता। जैसे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जिसका आईक्यू डेड 100 है, लेकिन वह एक साधारण से ऑनलाइन स्कैम में फंसकर अपनी सारी सेविंग्स खो देता है। क्योंकि आईक्यू टेस्ट आपकी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को मापता है, वह आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, कॉमन सेंस या रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्किल नहीं मापता। इसलिए रॉबसन कहते हैं कि हमें आईक्यू के ऑब्सेशन से बाहर आकर आरक्यू यानी रैशनलिटी कोशेंट पर फोकस करना होगा, जो समझदारी से सोचने और सही फैसले लेने की क्षमता है। और अच्छी बात यह है कि आईक्यू के उलट आरक्यू को सीखा और डेवलप किया जा सकता है। चैप्टर 4 में इंटेलिजेंस ट्रैप का सबसे कॉमन रूप सामने आता है, ईगो ट्रैप। जब आपको पता होता है कि आप स्मार्ट हैं और लोग बार बार आपकी तारीफ करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक खतरनाक बिलीफ बन जाती है कि मैं गलत नहीं हो सकता। यही सोच आपकी ग्रोथ रोक देती है। कोई आपकी गलती बताए तो आप उसे फीडबैक की तरह नहीं बल्कि पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं। आपकी इंटेलिजेंस सच स्वीकार करने के बजाय आपकी ईगो को प्रोटेक्ट करने में लग जाती है। जैसे एक ब्रिलियंट सर्जन से ऑपरेशन में छोटी सी चूक हो जाती है और एक जूनियर नर्स उस पर ध्यान दिलाती है, लेकिन सर्जन अपनी गलती मानने की जगह गुस्से में कह देता है तुम मुझे सिखाओगी। उसकी ईगो उसे एक बड़े डिजास्टर से बचने का मौका गंवा देती है। स्मार्ट लोग अपनी गलतियों के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्सक्यूज बनाने में माहिर होते हैं। डाटा को मैनिपुलेट करना, दूसरों पर ब्लेम डालना, सब करेंगे।
लेकिन यह नहीं कहेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई और यहीं से उनका पतन शुरू होता है। चैप्टर 5 में आता है द एक्सपर्ट ट्रैप, जिसे अर्नट डॉगमेटिज्म कहा गया है। यह ईगो ट्रैप का एडवांस्ड लेवल है। जब आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपको लगने लगता है कि अब आपको किसी नए आइडिया या नए पर्सपेक्टिव की जरूरत नहीं। आपने जो सीखा है वही अंतिम सच है, और इसी सोच में आप अपनी ही नॉलेज के खूबसूरत पिंजरे में कैद हो जाते हैं। एक्सपर्ट से आप डॉगमेटिक बन जाते हैं। इतिहास का उदाहरण है लिनस पॉलिंग, जिन्होंने 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइज जीते, एक सर्टिफाइड जीनियस। लेकिन जिंदगी के आखिरी दौर में वह इस आइडिया से ओब्सेस हो गए कि विटामिन सी की हाई डोज कैंसर का इलाज कर सकती है। जब साइंटिफिक स्टडीज ने इस दावे को गलत साबित किया तो उन्होंने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। उनकी एक्सपर्ट स्टेटस की ईगो ने उन्हें नए एविडेंस देखने से रोक दिया। एक सच्चा एक्सपर्ट वह होता है जो हमेशा खुद को एक स्टूडेंट की तरह रखता है। उसे यह क्लियर होता है कि उसका नॉलेज कभी पूरा नहीं हो सकता, जबकि जो एक्सपर्ट इस ट्रैप में फंस जाता है वह सीखना बंद कर देता है। और जिस दिन सीखना रुकता है उसी दिन इंसान धीरे धीरे इर्रेलेवेंट होना शुरू हो जाता है। चैप्टर 6 में डेविड रॉबसन दिमागी आलस यानी कॉग्निटिव मिसलेनेस की बात करते हैं। हमारा दिमाग नेचुरली एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वह सोचने के शॉर्टकट्स अपनाता है जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। ज्यादातर समय ये शॉर्टकट्स काम कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी यही हमें बड़ी गलती में डाल देते हैं। हैरानी की बात यह है कि कई बार इंटेलिजेंट लोग और भी ज्यादा मेंटली लेजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है। उन्हें लगता है कि जो जवाब तुरंत दिमाग में आया है वही सही है, इसलिए वे उसे डबल चेक करने की एफर्ट नहीं करते। जैसे एक फेमस रिडल में बैट और बॉल की कीमत पूछी जाती है, जहां टोटल 10 सेंट होता है और बैट बॉल से $1 ज्यादा महंगी होती है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत जवाब आता है 10 सेंट। जवाब फास्ट है, नेचुरल है, लेकिन गलत है। सही जवाब 5 सेंट है। और इस ट्रैप में स्मार्ट लोग भी फंस जाते हैं, क्योंकि वे अपनी पहली इंट्यूटिव थिंकिंग पर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। इससे बचने का तरीका है स्लो थिंकिंग को प्रैक्टिस करना। किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले रुकना और खुद से पूछना कि क्या कोई और पर्सपेक्टिव हो सकता है, या मैं कोई जरूरी इंफॉर्मेशन मिस कर रहा हूं। चैप्टर 7 में आता है बहस जीतने और सच जानने का फर्क। स्मार्ट लोग आर्ग्यूमेंट में बहुत स्ट्रांग होते हैं। वे लॉजिक, डाटा और शब्दों से अपनी बात को कन्विंसिंग बना देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अक्सर उनका गोल ट्रुथ नहीं बल्कि विनिंग होता है। जब मकसद जीतना बन जाता है तो सामने वाले की बात समझने के लिए नहीं बल्कि काटने के लिए सुनी जाती है और डिस्कशन एक फाइट बन जाता है। जैसे 2 साइंटिस्ट किसी थ्योरी पर बहस कर रहे हों। एक सच्चा साइंटिस्ट अपनी थ्योरी को डिफेंड करता है, लेकिन नए एविडेंस के लिए ओपन रहता है, क्योंकि उसका गोल सच के करीब जाना होता है। जबकि ट्रैप्ड साइंटिस्ट अपनी थ्योरी को अपनी ईगो से जोड़ लेता है और अब उस पर सवाल उठना उसे पर्सनल अटैक लगता है। वह किसी भी कीमत पर सिर्फ जीतना चाहता है। इससे निकलने का तरीका है अपनी आइडेंटिटी को अपनी बिलीफ्स से अलग करना। यह समझना कि मेरे पास एक आइडिया है लेकिन मैं वह आइडिया नहीं हूं। जब यह सेपरेशन हो जाती है तो इंसान बिना ईगो के आइडियाज को डिस्कस और डिफेंड कर पाता है। चैप्टर 8 में इसका सॉल्यूशन आता है बौद्धिक नम्रता, जिसे इंटेलिजेंस ट्रैप का एंटीडोट कहा गया है। बौद्धिक नम्रता का मतलब अपनी इंटेलिजेंस पर शक करना नहीं बल्कि अपने नॉलेज की लिमिट्स को पहचानना है। यह मानने की हिम्मत रखना कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है जो मैं नहीं जानता और मैं गलत हो सकता हूं। सोक्रेटिस, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाता है, उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। उनकी असली बुद्धिमानी उनके नॉलेज में नहीं बल्कि अपने अज्ञान की समझ में थी, और यही अल्टीमेट इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है। बौद्धिक नम्रता आपको हमेशा एक सीखने वाले की अवस्था में रखती है। यह आपको जिज्ञासु बनाती है, सवाल पूछने की आदत देती है और दूसरों की बात सच में सुनने के लिए तैयार करती है। यह आपको आपकी ईगो की बंद जेल से निकालकर आइडियाज की खुली दुनिया में ले आती है, जहां इंटेलिजेंस कोई जाल नहीं बल्कि एक यूजफुल टूल बन जाती है। चैप्टर 9 में सवाल उठता है कि बौद्धिक नम्रता को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे। इसके लिए जरूरी है एक्टिवली ओपन माइंडेड थिंकिंग की प्रैक्टिस, यानी सिर्फ यह कहना नहीं कि मैं ओपन माइंडेड हूं, बल्कि जानबूझकर उन आइडियाज और एविडेंस को खोजना जो आपकी अपनी मान्यताओं को चैलेंज करें या गलत साबित करें। यह अपने दिमाग के लॉयर को हटाकर एक डिटेक्टिव को रखने जैसा है, जिसका एक ही काम है सच ढूंढना, चाहे वह सच कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। जैसे कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले अगर सिर्फ तारीफ वाले आर्टिकल्स पढ़ता है तो वह मोटिवेटेड रीजनिंग है, लेकिन अगर वह सबसे पहले क्रिटिकल रिपोर्ट्स पढ़ता है और अपनी ही थ्योरी को तोड़ने की कोशिश करता है तो वही एक्टिव ओपन माइंडेड थिंकिंग है।
क्योंकि जो आइडिया कड़ी जांच के बाद भी बच जाए वही सच में मजबूत होता है। यह आसान नहीं है क्योंकि यह हमारी नेचुरल आदतों के खिलाफ जाता है, लेकिन समझदारी भरे फैसलों का यही रास्ता है। इसके लिए आपको खुद का डेविल्स एडवोकेट बनना सीखना होगा। चैप्टर 10 में इंटेलिजेंस ट्रैप की एक और बड़ी वजह सामने आती है, दूसरे के नजरिए को न समझ पाना, यानी पर्सपेक्टिव टेकिंग की कमी। यह जानना कि सामने वाला दुनिया को कैसे देखता है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं और उसकी प्रायोरिटीज क्या है। कई स्मार्ट लोग लॉजिक की दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि लोगों की दुनिया को भूल जाते हैं। पर्सपेक्टिव टेकिंग सहानुभूति से अलग एक कॉग्निटिव स्किल है। यह महसूस करना नहीं बल्कि समझना है कि कोई इंसान वैसा क्यों सोच रहा है। जैसे किसी नेगोशिएशन में अगर आप सिर्फ अपनी जीत पर फोकस करेंगे तो रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ देर रुककर सोचें कि सामने वाला क्या चाहता है, उसके डर क्या हैं और उसे किस डील में जीत महसूस होगी, तो विन विन सॉल्यूशन अपने आप दिखने लगता है। यही स्किल लीडरशिप, टीम वर्क और रिश्तों की नींव है, और यह माय वे या हाईवे वाली सोच से निकालकर आवर वे की सोच में ले आती है। चैप्टर 11 में आता है दी आउटसाइड व्यू। जब हम फैसले लेते हैं तो अक्सर इनसाइड व्यू में फंस जाते हैं, जहां हमें लगता है कि मेरी सिचुएशन अलग है, मेरा केस यूनिक है। यही सोच हमें ओवर कॉन्फिडेंट और अनरियलिस्टिक बना देती है। आउटसाइड व्यू का मतलब है अपनी कहानी से बाहर निकलकर यह देखना कि इसी तरह की सिचुएशंस में बाकी लोगों के साथ क्या हुआ था। यह फीलिंग्स की नहीं बल्कि डाटा और स्टैटिस्टिक्स की दुनिया है। जैसे कोई इंसान नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है और पैशन में उसे पूरा भरोसा है कि वह सफल होगा, लेकिन आउटसाइड व्यू दिखाता है कि ज्यादातर नए रेस्टोरेंट कुछ ही सालों में बंद हो जाते हैं। यह डाटा डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए होता है, ताकि वह समझ सके कि अच्छे खाने के साथ एक सॉलिड बिजनेस प्लान भी जरूरी है। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कैनेमन कहते हैं कि आउटसाइड व्यू भविष्य का अनुमान लगाने का सबसे असरदार तरीका है, क्योंकि यह पर्सनल बायसेस को साइड में कर देता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई बड़ा प्लान बनाएं तो खुद से जरूर पूछें कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स का आम सक्सेस रेट क्या है। जवाब शायद आपकी ईगो को थोड़ा झुका दे, लेकिन आपको एक बहुत बड़ी गलती से बचा सकता है। चैप्टर 12 में बात होती है संभावनाओं में सोचने की, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग अक्सर निश्चितता को पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि सही जवाब एक ही होता है, लेकिन असली दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि ग्रे होती है, और यह संभावनाओं पर चलती है। समझदारी भरे फैसले लेने के लिए आपको 0 या 100% की सोच छोड़कर परसेंटेज ऑन ऑफ कॉन्फिडेंस में सोचना सीखना होगा। यह कहना कि यह जरूर होगा एक रिस्की सोच है, जबकि यह कहना कि इसके होने की 70% संभावना है ज्यादा वाइज अप्रोच है। जैसे एक डॉक्टर मरीज को देखकर अगर कह दे कि आपको हार्ट अटैक है तो वह खुद को फाइनल मान रहा है, लेकिन एक समझदार डॉक्टर कहेगा कि आपके सिम्पटम्स को देखते हुए हार्ट अटैक की स्ट्रांग संभावना है, लेकिन हमें और टेस्ट करने होंगे। दूसरा डॉक्टर गलत होने की गुंजाइश खुली रखता है, और यही उसे ज्यादा सेफ और ज्यादा एक्यूरेट बनाता है। संभावनाओं में सोचने से आपकी ईगो फैसले से अलग हो जाती है। अगर आपने 70% चांस माना था और नतीजा उल्टा निकल आया तो आप गलत नहीं थे, बस प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में नहीं गई। इससे आप बिना ईगो हर्ट हुए अपनी गलतियों से सीख पाते हैं। चैप्टर 13 इसी सीखने पर फोकस करता है कि गलतियों से सच में सीखा कैसे जाए, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग अक्सर इस काम में सबसे कमजोर होते हैं। वजह वही मोटिवेटेड रीजनिंग। उनका दिमाग गलती को लेसन की तरह देखने के बजाय उसे जस्टिफाई करने में लग जाता है कि यह मेरी गलती नहीं थी, मार्केट खराब था। इससे बाहर निकलने के लिए प्रीम और पोस्टमार्टम का कल्चर बनाना जरूरी है। प्रीम यानी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले टीम के साथ बैठकर यह कल्पना करना कि 1 साल बाद यह बुरी तरह फेल हो गया है, और फिर पूछना कि क्या क्या गलत हुआ होगा। यह एक्सरसाइज लोगों को बिना डर के पहले ही प्रॉब्लम्स देखने की ताकत देती है। पोस्टमार्टम प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ईमानदारी से यह देखना कि क्या सही हुआ और क्या गलत, लेकिन फोकस ब्लेम पर नहीं बल्कि रूट कॉज पर होना चाहिए। नासा इसमें वर्ल्ड क्लास है। चैलेंजर डिजास्टर के बाद उन्होंने सिर्फ टेक्निकल फेल्योर नहीं देखा, बल्कि अपनी ओन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में जाकर उन ह्यूमन एरर्स और बायसेस को पहचाना जिनकी वजह से इंजीनियर्स की वार्निंग्स इग्नोर हुई। वे इंडिविजुअल नहीं बल्कि सिस्टम की तरह सीखते हैं। चैप्टर 14 में बात आती है एक वाइज टीम बनाने की, क्योंकि अकेले आप इंटेलिजेंस ट्रैप से नहीं बच सकते। इसके लिए एक सिस्टम चाहिए, एक ऐसी टीम चाहिए जो आपके ब्लाइंड स्पॉट दिखाए। सिर्फ स्मार्ट लोगों को इकट्ठा करना काफी नहीं है, आपको कॉग्निटिव डाइवर्सिटी वाली टीम बनानी होगी, यानी ऐसे लोग जो अलग अलग तरीके से सोचते हो। कोई बिग पिक्चर देखता हो, कोई डिटेल्स पर जाता हो, कोई ऑप्टिमिस्ट हो तो कोई स्केप्टिकल। यही टेंशन और फ्रिक्शन बेस्ट आइडियाज को जन्म देती है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन की टीम ऑन फ्राइवल्स,
राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने कैबिनेट में अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों को शामिल किया। लोग बोले यह पागलपन है, लेकिन लिंकन जानते थे कि अगर वह सिर्फ यस मैन से घिरे रहे तो देश के लिए सही फैसले नहीं ले पाएंगे। उन्हें चैलेंज चाहिए था, इसलिए अपनी टीम में डेविल्स एडवोकेट की भूमिका को फॉर्मल बनाइए। एक ऐसा इंसान जिसका काम ही हर प्लान में कमियां ढूंढना हो। यह कल्चर ग्रुप थिंक को रोकता है और यह तय करता है कि हर डिसीजन को पूरी तरह से टेस्ट किया गया है। चैप्टर 15 द एंड ऑन ऑफ एक्सपर्टीज। तो क्या इस ईआई और इंफॉर्मेशन की दुनिया में एक्सपर्ट होने का मतलब खत्म हो गया है? डेविड रॉबसन कहते हैं नहीं, एक्सपर्टाइज की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, पर एक्सपर्ट की परिभाषा बदल रही है। पुराना एक्सपर्ट वो था जिसके पास जवाब होते थे, नया एक्सपर्ट वो है जिसके पास अच्छे सवाल होते हैं। पुराना एक्सपर्ट अपने ज्ञान का पहाड़ बनाता था, नया एक्सपर्ट ज्ञान के अलग अलग पहाड़ों के बीच पुल बनाता है। नया एक्सपर्ट एक इंटीग्रेटर है, वो जानता है कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सिर्फ एक फील्ड के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। आपको साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी सबको एक साथ लाना होगा। एग्जाम्पल, एक स्मार्ट सिटी डिजाइन करने वाला एक्सपर्ट वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं हो सकता, उसे टेक्नोलॉजी भी समझनी होगी, सोशियोलॉजिया भी, उसे अर्बन प्लानिंग भी समझनी होगी और एनवायरमेंटल साइंस भी। उसे एक स्पेशलिस्ट नहीं, एक जनरलिस्ट होना होगा। एक ऐसा इंसान जो डॉट कनेक्ट करना जानता हो तो अपनी फील्ड में गहरे जाइए, पर साथ ही दूसरी फील्ड्स में भी शौक से झांकते रहिए। भविष्य के इनोवेटर्स उन्हीं इंटरसेक्शंस, चौराहों से निकलेंगे जहां अलग अलग आइडियाज आकर मिलते हैं। चैप्टर 16 द पावर ऑन ऑफ प्रीम। हम सब पोस्टमार्टम के बारे में जानते हैं, किसी प्रोजेक्ट के फेल होने के बाद यह विश्लेषण करना कि क्या गलत हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इंटेलिजेंस ट्रैप से बचने का एक शक्तिशाली तरीका है प्रेम करना। यह एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी ईगो को साइड में रखकर आपके दिमाग को भविष्य की गलतियों से आज ही सीखने पर मजबूर कर देती है। प्रमोटम का तरीका बहुत सरल है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या फैसले को शुरू करने से ठीक पहले अपनी टीम को इकट्ठा कीजिए और उनसे कहिए, कल्पना कीजिए आज से 1 साल बाद हमारा यह प्रोजेक्ट इतिहास की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक साबित हुआ है। यह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब आप सब अगले 15 मिनट में चुपचाप एक कागज पर लिखिए कि क्यों ऐसा क्या हुआ होगा जिससे यह सब गड़बड़ हो गया। एग्जाम्पल, एक टेक कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली थी। टीम बहुत उत्साहित और आशावादी थी। सीईओ ने एक प्रमोटम एक्सरसाइज करवाई। अचानक जो लोग कल तक तारीफ कर रहे थे वह संभावित समस्याओं की एक लंबी लिस्ट लिखने लगे। शायद हमारी मार्केटिंग कैंपेन ने गलत ऑडियंस को टारगेट किया, शायद हमारे सर्वर हाई ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाए। यह एक्सरसाइज लोगों को हां में हां मिलाने के सोशल प्रेशर से आजाद कर देती है और उन्हें एक क्रिटिकल थिंकर की तरह सोचने का सुरक्षित माहौल देती है। प्रेमोटम का जादू यह है कि यह आलोचना को कल्पना में बदल देता है। आप किसी के आइडिया पर हमला नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक काल्पनिक भविष्य की कहानी सुना रहे हैं। यह ईगो को ट्रिगर किए बिना एक प्रोजेक्ट की सारी संभावित कमजोरियों को सतह पर ले आता है। यह आपको सिर्फ समस्याओं की लिस्ट ही नहीं देता, बल्कि आपको उन्हें पहले से ही सॉल्व करने का मौका भी देता है। आप उन खतरों के लिए एक कंटेंसी प्लान बना सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। यह प्रोएक्टिव सोच है, रिएक्टिव नहीं। चैप्टर 17 में डेविड रॉबसन एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। वह यह कि हम सोचने यानी थिंकिंग और महसूस करने यानी फीलिंग को दो अलग और एक दूसरे के विरोधी सिस्टम मान लेते हैं। हमें लगता है कि बेस्ट डिसीजन वही होता है जिसमें कोई भावना शामिल ना हो, लेकिन न्यूरोसाइंस बताता है कि यह सोच पूरी तरह गलत है। भावनाएं तर्क की दुश्मन नहीं बल्कि उसकी गाइड होती हैं। आपकी गट फीलिंग कोई मैजिक नहीं है, बल्कि दिमाग का एक बहुत फास्ट सबकॉन्शियस प्रोसेस है जो आपके पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर आपको सिग्नल देता है। सच यह है कि बिना भावनाओं के इंसान फैसले ले ही नहीं सकता। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल न्यूरोलॉजी का केस एलियट है, जिसके दिमाग का वह हिस्सा खराब हो गया था जो इमोशंस को प्रोसेस करता है। ऑपरेशन के बाद उसका आईक्यू, मेमोरी और लॉजिक बिल्कुल ठीक थे, फिर भी वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा फैसला भी नहीं ले पाता था। 2 रेस्टोरेंट्स में से एक चुनने में उसे घंटों लग जाते थे। वजह यह थी कि उसके पास डाटा तो था लेकिन वैल्यूज नहीं थी। कोई फीलिंग नहीं थी जो बताए कि उसे क्या पसंद है। इसका मतलब यह नहीं कि हर भावना पर तुरंत एक्ट किया जाए, बल्कि यह कि भावनाओं को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह सुना जाए। अगर किसी डील को लेकर अंदर से खराब फील आ रही है तो उसे दबाने की बजाय रुकिए और अपने लॉजिकल माइंड से पूछिए कि यह फीलिंग मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। एक वाइज थिंकर दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करता है। वह जानता है कि लॉजिक ऑप्शंस दिखाता है, लेकिन फाइनल चॉइस में इमोशंस रास्ता दिखाते हैं। चैप्टर 18 में आता है
क्यूरियोसिटी, जिसे दिमाग का एंटीवायरस कहा गया है। अगर इंटेलिजेंस ट्रैप एक ऐसा वायरस है जो आपके मेंटल सॉफ्टवेयर को करप्ट करता है, तो क्यूरियोसिटी उसका सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस है। क्यूरियोसिटी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का एक्शन फॉर्म है, और ये मैं सब जानता हूं वाली ईगो का सीधा इलाज है। एक क्यूरियस माइंड हमेशा ओपन रहता है, वह जवाबों से ज्यादा सवालों में इंटरेस्ट रखता है और अपनी मान्यताओं को फाइनल ट्रुथ नहीं बल्कि एक टेम्परेरी हाइपोथेसिस मानता है जिसे नए एविडेंस के साथ बदला जा सकता है। लियोनार्डो दा विंसी इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। वह सिर्फ एक ग्रेट पेंटर नहीं थे, बल्कि एनाटॉमी, इंजीनियरिंग, म्यूजिक और साइंस में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। इंसान का शरीर कैसे काम करता है, पक्षी कैसे उड़ते हैं, हर सवाल उन्हें खींचता था, और यही बच्चे जैसी जिज्ञासा उन्हें अलग अलग फील्ड्स के आइडियाज को जोड़कर असाधारण इनोवेशन करने की ताकत देती थी। वह किसी एक बॉक्स में बंद नहीं थे। अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखने के लिए उन टॉपिक्स को पढ़िए जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। उन लोगों से बात कीजिए जो आपसे बिल्कुल अलग सोचते हैं। ऐसे सवाल पूछिए जिनके जवाब आपके पास नहीं हैं, और जरूरत पड़े तो खुले दिल से कहिए, मुझे नहीं पता। क्यूरियोसिटी आपको सिर्फ समझदार ही नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग इंसान भी बनाती है, क्योंकि लोग उन्हीं लोगों की तरफ खींचते हैं जो दुनिया को हैरानी और आश्चर्य की नजर से देखते हैं। एक क्यूरियस दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता, वह हमेशा जवान, हमेशा फ्रेश और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। चैप्टर 19 में डेविड रॉबसन बताते हैं कि इंटेलिजेंस ट्रैप हमें अक्सर तब पकड़ लेता है जब हम अपनी ही सोच के इको चैम्बर में बंद हो जाते हैं और बाहर की आवाजें सुनना बंद कर देते हैं। इस जाल से बाहर निकलने का एक पावरफुल तरीका है भीड़ की बुद्धिमत्ता, यानी विजडम ऑफ क्राउड्स का सही इस्तेमाल। इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही होती है, बल्कि यह कि अगर अलग अलग लोगों के इंडिपेंडेंट विचार सही तरीके से इकट्ठा किए जाएं, तो उस ग्रुप का कलेक्टिव अंदाजा उस ग्रुप के सबसे स्मार्ट इंसान से भी ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट में लोगों से एक जार में रखी कैंडीज की संख्या का गेस लगाने को कहा गया। कोई भी अकेला सही नहीं था, लेकिन जब हजारों गेस का एवरेज निकाला गया तो वह असली नंबर के बेहद करीब निकला, क्योंकि हर इंसान की छोटी गलती दूसरे की गलती को कैंसिल कर देती है। इस प्रिंसिपल को आप अपनी लाइफ में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई बड़ा डिसीजन लेते समय सिर्फ एक दो एक्सपर्ट्स पर निर्भर न रहें, बल्कि अलग अलग बैकग्राउंड के 5-6 ट्रस्टेड लोगों से उनकी राय लें, लेकिन उन्हें एक साथ बैठाकर डिस्कशन न कराएं, वरना ग्रुप थिंकिंग शुरू हो जाएगी। उनसे अलग अलग और इंडिपेंडेंट तरीके से राय पूछें। यह बौद्धिक नम्रता का ही एक रूप है, जहां आप मानते हैं कि आप अकेले पूरी पिक्चर नहीं देख सकते और दुनिया को समझने के लिए आपको दूसरों की आंखों की भी जरूरत है। एक वाइज लीडर वह नहीं होता जो सबसे स्मार्ट जवाब दे, बल्कि वह होता है जो बेस्ट जवाबों को इकट्ठा करके उन्हें सही तरह से सिंथेसाइज कर सके। चैप्टर 20 में लेखक इंटेलिजेंस और विजडम यानी समझदारी के बीच का फर्क साफ करते हैं, और यही पूरी किताब का सार है। इंटेलिजेंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता है, जबकि विजडम यह समझ है कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक है। इंटेलिजेंस एक फास्ट कार जैसी है जो आपको कहीं भी बहुत तेजी से ले जा सकती है, लेकिन विजडम वह जीपीएस है जो बताता है कि आपको जाना कहां है। विजडम के बिना वही तेज कार आपको उतनी ही तेजी से खाई में भी ले जा सकती है। समझदारी के कुछ गुण होते हैं, जैसे बौद्धिक नम्रता, पर्सपेक्टिव लेने की क्षमता, इमोशंस को समझना और अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल रहना। ये वो चीजें हैं जो कोई आईक्यू टेस्ट नहीं नाप सकता, और ये सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि लाइफ एक्सपीरियंस से आती हैं। अगर आप उनसे सीखने को तैयार हों, एक तरफ एक यंग ब्रिलियंट ट्रेडर है जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम से शॉर्ट टर्म में लाखों कमा लेता है, और दूसरी तरफ एक ओल्ड एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट जो सिंपल और टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स पर चलता है और कहता है कि मैं वही खरीदता हूं जो मुझे समझ आता है। पहला शायद कुछ समय के लिए ज्यादा पैसा बना ले, लेकिन दूसरा लॉन्ग टर्म गेम जीतता है, क्योंकि वह जानता है कि वह क्या नहीं जानता। इंटेलिजेंस ट्रैप से बचने का आखिरी रास्ता स्मार्टर बनने का नहीं बल्कि वाइजर बनने का है, यानी अपने दिमाग की ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जवाब खोजने के लिए नहीं बल्कि बेहतर सवाल पूछने के लिए करना, अपनी गलत होने की संभावना को स्वीकार करना, और यह समझना कि क्लियर माइंड, डीप अंडरस्टैंडिंग और सही डिसीजन सिर्फ आईक्यू से नहीं बल्कि एक शांत, खुले और नम्र मन से आते हैं।